Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली टू टाइप्स का होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। पहले तो हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम असल में क्या चीज़ होती है। हमारे पास जब एक ऑर्डिनरी वाइट लाइट जो होती है वो एक प्रिज्म में से गुजारी जाती है, तो लाइटर मीडियम से जब वो डेंसर मीडियम में दाखिल होती है और फिर डेंसर से दोबारा वो लाइटर मीडियम में ट्रैवल करती है लाइट, तो वो अपने मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में डिस्पर्स हो जाती है। तमाम वेवलेंथ्स उसकी क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, उनमें से कुछ वेवलेंथ्स जो कि विजिबल वेवलेंथ्स होती है और किस शक्ल में हमें विजिबल होती है, हमारी आंखें उसको कलर की शक्ल में देख सकती हैं। तो 7 कलर्स जो है वो एक डिस्प्ले की सूरत में हमने के नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उस डिस्प्ले को, उस विजुअल डिस्प्ले को हम लोग स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। असल में उसके अलावा भी बहुत सी वेवलेंथ्स होती हैं जो कि मौजूद होती हैं उस कलर से ऊपर और नीचे, लेकिन क्योंकि हमारी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती इसलिए वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन डिफरेंट मेथड के ज़रिए हम उसकी प्रेजेंस को जान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो विजिबल वेवलेंथ्स हैं वो हमारे पास ये 7 वेवलेंथ्स हैं, 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या है वेवगाइड के तौर पे हम लोग जानते हैं कलर्स के तरतीब को याद रखने के लिए। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें हमारे पास जो वाइट लाइट जब डिस्पर्स होती है तो ये जो वायलेट कलर है ये सबसे शॉर्ट वेवलेंथ रखता है, यानी कि हाई एनर्जी का होता है। हाई एनर्जी वाली वेवलेंथ की जो बेंडिंग होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम बेंडिंग कम होती जाती है, जब वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती जाती है, यानी कि एनर्जी जो है उन वेव्स की कम होती है तो उसकी बेंडिंग कम हो जाती है। तो रेड की जानिब हमारे पास क्या है, यहाँ से ऊपर की जानिब जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है और ऊपर से नीचे जो है वो एनर्जी जो है वो क्या है, बढ़ रही है। यानी कि वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इस रीजन में और रेड की एनर्जी सबसे कम है। रेड की वेवलेंथ बहुत बड़ी है, वायलेट की वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट है। अब चूंकि ये सारी वेवलेंथ जो होती हैं ये अब वायलेट की जो वेवलेंथ है वो इंडिगो की वेवलेंथ के अंदर मर्ज हुई होती है, मीन हमें कोई शार्प बाउंड्री नज़र नहीं आ रही होती। इस वजह से ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वायलेट एकदम से चेंज होते होते इंडिगो हो जाता है, इंडिगो से ब्लू कलर नज़र आना शुरू हो जाता है, ब्लू से ग्रीन, इसी तरह से ये सारे कलर मर्ज होते हैं, कोई शार्प बाउंड्री नज़र नहीं आती। यही वजह है कि इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं। अब इस कलर्स के अलावा भी वेवलेंथ्स मौजूद हैं वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में, लेकिन वो हम लोगों को नज़र नहीं आती आम आंख से। ठीक है, उसमें कौन कौन से रीजन शामिल है, टोटल 8 रीजन्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, रेड से ऊपर इंफ्रारेड, उससे ऊपर माइक्रोवेव्स, उससे ऊपर रेडियो वेव्स, यानी कि हमारे पास इंफ्रारेड और ज़्यादा लैम्डा रखता है, वेवलेंथ इसकी बहुत लंबी होती है, माइक्रोवेव की और लंबी होती है, रेडियो वेव्स की और लंबी होती है। ये रेडियो वेव्स वो साउंड वेव्स हैं जो हम ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन हम लोगों को मौसूल होती है साउंड वेव्स की, वो रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत कम होती है। वायलेट से नीचे अल्ट्रा वायलेट होती है, इसकी एनर्जी और ज़्यादा होती है, फिर एक्स रेज, फिर गैमा रेज और फिर कॉस्मिक रेज। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की वेव्स हैं। ठीक है, कैंसर कॉजिंग वेव्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से इसके टोटल 8 कंपोनेंट्स बनते हैं, 1 2 3, फिर विजिबल रीजन 4, फिर 5 अल्ट्रा वायलेट, 6 7 एंड 8।
तो विजिबल जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसके 8 कंपोनेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और जो हमारे पास उसका विजिबल रीजन है वो टोटल 7 लाइट्स कलर्स पर जो होता है वो मुश्तमिल होता है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, तीनों नामों से हम लोग इसको जानते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारे पास होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी इसकी एक टाइप है। पहले हम लोग एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लेते हैं। एमिशन का मतलब निकलना, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम निकलती हुई रेडिएशंस का लिया जाता है। निकलती हुई किससे निकलती हुई? एटम से निकलती हुई जो रेडिएशंस होती हैं, जब उनका स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो उसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब होता ये है कि ये हमारे पास एक गैस है, ठीक है। गैस को जब हम लोगों ने हीट किया तो गैस के एटम्स जो होते हैं वो एक्साइट होते हैं, ठीक है। एक्साइट का मतलब क्या है कि गैस के एटम्स रेडिएशंस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेडिएशंस को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। जब वो हाई एनर्जी लेवल से दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जितनी रेडिएशन वो ऐड करके एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पे गए थे उतनी ही रेडिएशन वो एमिट करेंगे और अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे। वो जो रेडिएशन अब एमिट हुई है उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है। क्योंकि रेडिएशन एमिट हुई है और उसका स्पेक्ट्रम लिया गया है तो हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट लाइंस या कलर्ड लाइंस अपेयर होती हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं कि गैस को हमने हीट किया तो गैस के एटम्स एक्साइट हो गए। एक्साइट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में गए। हायर स्टेट में वो अनस्टेबल होते हैं, दोबारा से ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में गए थे उतनी एनर्जी एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आएंगे। वो जो एमिट हो रही है एनर्जी उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है, इसलिए एमिट हुई एनर्जी वाइट लाइंस की सूरत में हमें डिस्प्ले होती है और ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो एमिटेड रेडिएशंस का लिया जाता है, पहली बात। सेकंड बात कि एमिशन स्पेक्ट्रम एटम जब डी एक्साइट होते हैं तो उसका लिया जाता है। It is of de-excited atoms. सेकेंड टाइप की तरफ आ जाए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखें कि ये हमारे पास गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। वाइट लाइट जब इसमें से पास की जाती है तो एटम्स क्या करेंगे? एटम्स जो है वो कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएंगे। बाकी वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो इसमें से क्या हो जाएंगी? दोबारा से निकल जाएंगी। बची हुई वेवलेंथ का यहाँ पर स्पेक्ट्रम लिया जाता है। तो क्योंकि कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हुई हैं, जो वेवलेंथ्स मिस हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं, उनकी जगह पे ये एम्प्टी ब्लैक लाइंस आ जाएंगी और ज़्यादातर वेवलेंथ्स जो गुजर गई हैं वो वाइट कलर में यहाँ पर दिखेंगी। तो ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक लाइंस नज़र आती हैं हमें। ब्लैक लाइंस का मतलब है नो वेवलेंथ, के वहाँ से वेवलेंथ मिस है। ये स्पेक्ट्रम होता है स्पेक्ट्रम ऑफ रिमेनिंग वेवलेंथ्स, पहली बात। दूसरी बात, ये स्पेक्ट्रम जो होता है एक्साइटेड एटम्स का लिया जाता है।
it is of excited atoms. ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसके दोनों का डिफरेंस समझने के बाद हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसको रीड करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितनी तरह के रीजन्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देखना है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है हमारे पास? जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं तो उसके एटम्स जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से जंप करके हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। जब वो दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जो एनर्जी एमिट होती है, जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, जब उसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो 5 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा था। आज हम लोगों ने उसकी वेवलेंथ्स को स्टडी करना है और देखेंगे कि वो किस किस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप कर जाते हैं ग्राउंड लेवल से निचले लेवल से हाई लेवल पे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये पहला शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये n=1 लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट से इस सेकंड शेल में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में एंड सेवंथ में जंप कर जाएंगे और थोड़ी देर के बाद वो दोबारा क्या करेंगे, सेकंड से n=1 में आएंगे, थर्ड से 1 में आएंगे, फोर्थ से, फिफ्थ से 1 में, सिक्स से 1 में, सेवंथ से 1 में आएंगे। जब वो दोबारा इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करेंगे। वो रेडिएशंस जो हैं, जो सीरीज बना रही है उसको हम लोग लेमन सीरीज बोलते हैं और उसकी जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखें क्यों एग्जिस्ट कर रही है कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहे हैं बहुत दूर से, बिल्कुल पहले एनर्जी लेवल पे। ठीक है, सेकंड से एनर्जी लेवल n=1 बहुत कम एनर्जी लेवल का शेल है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस से करीब जितना ज़्यादा करीब शेल होता है वो सबसे लो एनर्जी का होता है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की जानिब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वो इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी को एमिट करेगा। इस वजह से जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो हाई एनर्जी की एमिट हो रही हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की एमिट हो रही हैं। इस वजह से अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये एग्जिस्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेमन सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ? लेमन सीरीज जो है उसकी ग्राउंड स्टेट, अब इसमें हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट फिक्स रहती है हर सीरीज की। ग्राउंड स्टेट इसकी है n1 लिखा जाता है ग्राउंड स्टेट के लिए। वो हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल है। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट इसकी, यानी कि जिसको हम n2 लिखते हैं फार्मूला में, वो हमारे पास होगी सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन, कोई भी शेल हो सकता है। ठीक, इसी तरह से हमारे पास ये जो लेमन सीरीज है ये 1887 में क्या हुई थी, नज़र आई थी, दिखी थी, लेमन ने दिखी थी। लेकिन उस टाइम तक हमें इसके पीछे रीज़न क्या है उसका मालूम नहीं था। ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ थी। अब सेकंड सीरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो बामर सीरीज़ थी। बामर सीरीज़ में क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्राउंड स्टेट जो होगी वो सेकंड हो जाएगी। ग्राउंड स्टेट बामर सीरीज की हर लाइन का जो ग्राउंड स्टेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने हायर से हमेशा सेकंड शेल में जंप करना होगा। थर्ड से सेकंड में आएगा, फोर्थ से सेकंड में आएगा, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवंथ से सेकंड शेल में क्या होगी, जंपिंग होगी। तो ग्राउंड स्टेट इसका n=1 लिखा जाता है ग्राउंड स्टेट को, वो होगा हमारे पास सेकंड शेल।
और जो एक्साइटेड स्टेट इस केस में होगा, बामर सीरीज के केस में, जिसको हम फार्मूले में N2 लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग वो फार्मूला आगे जो है निकालेंगे, उसमें हर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की हम लोग क्या करेंगे, वेव नंबर्स को काउंट करेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट उसमें N2 जो होती है वो हमारे पास तीसरा शेल, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये भी 1887 में ही उसी टाइम क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था, लेकिन इसकी रीज़न क्या थी मालूम नहीं थी। अब ये सीरीज़ जो है, ये बामर सीरीज़ जो है, ये विजिबल रीजन में हम लोगों को नज़र आती है। अब वजह इसकी ये है कि देखें, इलेक्ट्रॉन का ये जो न्यूक्लियस से जो शेल है, जो इसका ग्राउंड स्टेट है, वो दूर हो गया है। जब दूर हो गया तो एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा हो गया। अब हमारे पास जिस एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस इतना नहीं है। एनर्जी डिफरेंस जब कम होता जाता है तो मतलब एमिट होने वाली जो रेज हैं वो कम एनर्जी की एमिट हो रही है। इस वजह से अब ये विजिबल रीजन में आ गया है। विजिबल रीजन की एनर्जी की जो वेवलेंथ्स हैं वो शॉर्ट होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रा वायलेट क्या होती है, वो लॉन्ग होती है, मतलब इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है। जो थर्ड हमारे पास सीरीज़ है वो है हमारे पास पास्टन सीरीज़। अब पास्टन सीरीज़ का जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होगी, n = 1 इसका थर्ड शेल हो जाएगा। ये सीरीज लिखी हुई है, n = मेरे पास 3 है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 4th से 3 में जंप करेगा, 5th से 3 में, 6th से 3 में और 7th से 3 में। जब जंप करेगा तो हमारे पास जो सीरीज नज़र आएगी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आएंगी, वो पास्टन सीरीज की होती हैं और वो इंफ्रारेड रीजन में हम लोगों को नज़र आती है, ठीक है। तो इसकी ग्राउंड स्टेट N1 = थर्ड शेल होता है और जो एक्साइटेड स्टेट वो थर्ड से ऊपर वाला 4th, 5th, 6th। एक्साइटेड को हम फार्मूले में N2 हमेशा लिखते हैं, वो 4th, 5th, 6th एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ सीरीज है वो है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। अब ब्रैकेट सीरीज की जो ग्राउंड स्टेट है वो n = है 4, यानी कि चौथा शेल इसकी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल है, जिसको हम फार्मूले में N1 लिखते हैं, वो हमारे पास है 4th शेल, ठीक है। और एक्साइटेड लेवल इसके 4th से ऊपर वाले होंगे शेल, यानी कि N2 5वां शेल होगा, छठा, 7वां एंड सो ऑन। ये सीरीज जो है ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में पाई जा रही है। इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी उनकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है क्यों, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस से चौथा शेल काफ़ी दूर चला गया है। जितना दूर है उसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा एनर्जी वाले पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, इसका और इसका एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से इसका और इसका जो हमारे पास 7th शेल का और 4th शेल का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो उसका मतलब रेडिएशन जो एमिट हो रही हैं वो ज़्यादा एनर्जी की एमिट नहीं हो रही, इंफ्रारेड रीजन में वो एग्जिस्ट करेंगी। मीन इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग होगी, कम एनर्जी की ये होगी। तो इंफ्रारेड रीजन में हम लोगों को ये ब्रैकेट सीरीज जो है नज़र आती है। लास्ट जो सीरीज थी वो हमारे पास है पिफन सीरीज। इसका ग्राउंड स्टेट और दूर चला गया है, ग्राउंड स्टेट लेवल इसकी क्या है, वो है N1 = 5th शेल है इसका। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट यानी कि 6th, 7th, 8th, N2 इसका क्या होगा, छठा, 7वां एंड सो ऑन, कोई शेल होगा। तो 6, 7th से वो 5th में क्या करेंगे, जंप करेंगे। पिफन सीरीज में हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट 5 है, 5th शेल है, छठे शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है या 7वें शेल से जंप कर रहा है एंड सो ऑन।
तो हम लोगों को ये सीरीज जो है ये भी क्या है, इंफ्रारेड रीजन में नज़र आती है। वजह उसकी यही है कि हमारे पास ग्राउंड लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल का है, तो हाई एनर्जी लेवल से हमारे पास ऑलमोस्ट हाई एनर्जी लेवल पे ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो एनर्जी लेवल जो डिफरेंस है हमारे पास, एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स बिटवीन टू शेल्स, वो इतना ज़्यादा नहीं है। इस वजह से ये सीरीज़ जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, और क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो होती है वो लंबी होती है, ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। तो ये 5 सीरीज़ थी हमारे पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की। अब हम लोग क्या करते हैं, बोहर्स का जो फार्मूला था वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए, उस फार्मूले के ज़रिए हम हर एक स्पेक्ट्रल लाइन की क्या करेंगे, वेव नंबर फाइंड आउट करेंगे और उसको आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि आया क्या फ़र्क आ रहा है हमारे पास। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की अब हम मुख्तलिफ सीरीज़ का वेव नंबर जो है फाइंड आउट करते हैं बाय बोहर्स डेरिवेशन। ठीक है, बोहर्स का वेव नंबर की डेरिवेशन क्या थी, रेडबर्ग कांस्टेंट था इनटू 1/n1 स्क्वायर, n1 यहाँ पर ग्राउंड स्टेट होती है, माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 जो होता है यहाँ पर एक्साइटेड लेवल होता है, एक्साइटेड स्टेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहली सीरीज लेमन सीरीज थी जिसकी ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या होती है 1, यानी कि पहले शेल में जंपिंग होगी हायर शेल्स से, 2 से 3 से 4 से 5 से एंड सो ऑन से पहले शेल में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन वापस और एनर्जी को एमिट करेगा। वो एनर्जी लाइंस होंगी वो लेमन सीरीज की होंगी। तो पहली लाइन हमारे पास उसमें ग्राउंड स्टेट 1 है, ठीक है, पहला शेल है ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट पहली लाइन के लिए 2 है, यानी कि दूसरे शेल से पहले शेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो ये वाली लाइन अपेयर हो रही है, कितने वेव नंबर की लाइन अपेयर हो रही है, 82.26 इंटू 10⁵ पर मीटर। ठीक है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है हमारे पास। तो 1 यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, मैं दोबारा बता दूं पहली लाइन के लिए ग्राउंड स्टेट 1 है, लेमन सीरीज की ग्राउंड स्टेट है ही 1 है पहला शेल, और जिससे जंप कर रहा है हायर स्टेट से वो पहले स्टेट में, पहले ग्राउंड स्टेट में, वो हमारे पास सेकंड शेल है। तो जब इसको किया कैलकुलेट तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 82.26 इंटू 10⁵। सेकेंड लाइन, अब सेकेंड लाइन का मतलब है हमारे पास ग्राउंड स्टेट तो चेंज नहीं होनी, लेमन सीरीज है, ग्राउंड स्टेट 1 ही है। अब थर्ड शेल से क्या है, पहले शेल में जंपिंग हो रही है। ठीक है, थर्ड शेल से पहले शेल में जंपिंग हो रही है, डेटा पुट किया मैंने ग्राउंड स्टेट n1 की जगह पे मैंने ग्राउंड स्टेट 1 पुट किया, हायर n2 की जगह पे मैंने जो भी एक्साइटेड स्टेट है जहां से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल से जंप कर रहा है, तो 97.60 10⁵ आ रहा है, 82 आ रहा है, 97 आ रहा है। देखिए हमारे पास वेव नंबर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया है, एनर्जी का जो डिफरेंस है ना वो बढ़ गया है। पहले बिल्कुल साथ वाले दूसरे शेल से पहले शेल में जंप हो रहा था, अभी थोड़े से मजीद ऊपर वाले शेल से पहले शेल में जंप हो रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस बढ़ गया ना, एक शेल बीच में क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास इसका जो वेव नंबर है वो इंक्रीज हो गया। वेव नंबर इंक्रीज होने का मतलब है कि ज़्यादा रेडिएशन की एनर्जी एमिट होती है जब तीसरे से पहले शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अब आ जाए थर्ड लाइन की तरफ, ग्राउंड स्टेट लेमन सीरीज का 1 ही रहता है, एक्साइटेड स्टेट अब यहाँ पर 4 है, यानी कि चौथे शेल से पहले शेल में जंप करना है इलेक्ट्रॉन ने। जब मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको कैलकुलेट किया तो 102.70 10⁵ पर मीटर इसकी आंसर आया है। तो 97 से 102 हो गया, फिर मजीद इंक्रीज कर गया वेव नंबर। वेव नंबर इंक्रीज करने का मतलब है एनर्जी इंक्रीज की है, ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन, थर्ड लाइन ज्यादा एनर्जी की है। वजह फिर हमारे पास मौजूद है कि अब हमारे पास क्या है, चौथे शेल से पहले शेल में क्या है इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, मीन हमारे पास थर्ड को और सेकंड को स्किप किया है। इतने फासले से जब वो जंप कर रहा है मीन वो ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एमिट करेगा। अब लिमिटिंग लाइन क्या होती है हमारे पास, इन्फिनिटी से जब वो लेमन सीरीज की ग्राउंड स्टेट यानी कि पहले शेल में जंप करेगा। इन्फिनिटी का मतलब है हमारे पास फ्री हो गया न्यूक्लियस की पावर से, वहां से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा पहले शेल में, तो ये हमारे पास असल में आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्यों, आयोनाइजेशन एनर्जी यही होती है ना कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब क्या करते हैं न्यूक्लियस की पावर से निकाल दें, रिमूव करवा दें।
रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी अब उसको वापस लाने के लिए भी चाहिए होगी। तो इन्फिनिटी से जब वो वापस क्या आ रहा है, पहले शेल में आ रहा है, तो मीन ये जो लिमिटिंग लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है ये असल में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है। ये हमारे पास 10, इसकी वेव नंबर क्या निकल रहा है, इसका वेव नंबर निकल रहा है 109.6, यानी कि 109.678 10⁵ पर मीटर वेव नंबर की वेव एमिट होती हैं। ठीक है, हाई एनर्जी लेवल की हो रही है, हाई एनर्जी की हो रही है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल फ्री स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हम खींच के पहले शेल में ला रहे हैं, क्लोज टू द न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हमारे पास था लेमन सीरीज। अब ये सारे के सारे देखें, ग्राउंड स्टेट इसका बहुत लो एनर्जी लेवल का है और हायर स्टेट से हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहे हैं। इस वजह से ये पूरी की पूरी सीरीज जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, जिसका वेव नंबर जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, वेव नंबर इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एनर्जी इसकी बहुत हाई होती है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सीरीज बामर सीरीज की जानिब। हम लोगों ने देखना है बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस को। बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन जो है उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट है हमारे पास वो शेल नंबर 2 है, यानी कि ग्राउंड स्टेट जिसको हम N1 लिखते हैं वो 2 है, सेकंड शेल, और हायर स्टेट 3, 4, 5, 6, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन, जो भी शेल होगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट हमारे पास 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अब पहली लाइन जो जब हमारे पास क्या है, शेल नंबर 3 से सेकंड में इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो उसका वेव नंबर फाइंड आउट करें तो वो निकलता है 15.234 10⁵ पर मीटर। ठीक है, इसी तरह से जब सेकंड का फाइंड आउट करेंगे, ग्राउंड स्टेट तो सेम रहती है, अब चौथे शेल से सेकंड शेल में जब वो जंप करेगा, ठीक है, एक शेल जो है वो स्किप हो रहा है, चौथे से डायरेक्ट सेकंड में जब जंप कर रहा है तो हमारे पास तब जो वेव नंबर आता है वो 20.56 से 10⁵ आता है, 15 से ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक एनर्जी का जो गैप है हमारे पास वो है किसका, दूसरे का और चौथे का। ठीक है, तो एनर्जी गैप ज्यादा हो गया तो वेव नंबर ज्यादा आ रहा है। वेव नंबर ज्यादा का मतलब है ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन लाइन है ये। थर्ड लाइन में हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट वही है, सेकंड। ठीक है, याद रखना ग्राउंड स्टेट एक सीरीज की सेम रहती है, बामर सीरीज की सेकंड है, सेकंड शेल। अब पांचवे से जब सेकंड पे जंप करेगा तो हमारे पास जो वेव नंबर आ रहा है वो 23, मजीद 20 से 23 हो गया है। इट्स मीन अब देखें इलेक्ट्रॉन ने दो शेल्स को पांचवे से दूसरे में जंप किया है, यानी कि चौथे को और तीसरे को स्किप किया है। एनर्जी गैप दूसरे का और पांचवे का एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इस वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस की जो हमारे पास वेव नंबर है वो ज्यादा है, मीन ज्यादा एनर्जी की वेव लाइन है ये बड़ी। लिमिटिंग अब वही इन्फिनिटी से हमारे पास सेकंड शेल में आ रहा है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो हमारे पास 27.42 10⁵ इसकी क्या है, वेव नंबर है। 23 से 27 हो गया। मजीद हमारे पास ज्यादा एनर्जी की क्या है, वेव जो है वो एमिट हो रही है, जिसकी ये लिमिटिंग लाइन वाली वेव नंबर है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि बामर सीरीज में देखें, अब ये सारे वेव नंबर जो है पिछली सीरीज के मुकाबले में इनके वेव नंबर क्या हो गए हैं, वेव नंबर कम हो गया। ठीक है, वेव नंबर कम होने का मतलब ये कम एनर्जी की लाइंस हैं और ये हमारे पास इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो विजिबल रीजन में, इसीलिए जिसकी एनर्जी कम होगी। पहले वाली अल्ट्रावायलेट रीजन में था क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा था, एनर्जी डिफरेंस जो था वो बहुत ज्यादा था, ज्यादा एनर्जी की वेव्स एमिट हो रही थी, तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में था, ये विजिबल रीजन में। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सीरीज की जानिब। लेमन होगी, बामर होगी, अब हम लोग पास्टन सीरीज को देखते हैं। जी, पास्टन सीरीज हमारे पास, पास्टन सीरीज की ग्राउंड स्टेट थर्ड शेल है और एक्साइटेड स्टेट 4, 5, 6 है। ठीक है, फर्स्ट लाइन हम लोगों को जब इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे शेल में जंप करता है तो उसका वेव नंबर क्या निकलता है हमारे पास, 5.331 10⁵ वेव नंबर की लाइन जो होती है वो बनती है। ठीक है, सेकेंड लाइन में हमारे पास जब वो 5 से क्या करेगा,
थर्ड शेल में, फिफ्थ से थर्ड शेल में ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो हमारे पास जो वेव नंबर आ रहा है उस लाइन का वो 7.7 × 5 पर मीटर है। ठीक, थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? हमें पता है कि हमारे पास पहले चौथे से तीसरे में किया था, डायरेक्ट कंजक्टिव जो शेल था उससे इलेक्ट्रॉन आया था, तो हमारे पास वेव नंबर जो था वो कम था। अब हमारे पास क्या है, चौथे को स्किप करके पांचवें से डायरेक्ट तीसरे पे जंप हुआ है, इस वजह से वेव नंबर थोड़ा सा बढ़ गया है। लिमिटिंग लाइन को देखें तो जब हमारे पास इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड शेल में, थर्ड शेल में जंप कर रहा है तो 12.187 × 5 मीटर पर मीटर हमारे पास क्या है, वेव नंबर आ रहा है। तो ये तीनों की हमारे पास जो वेव नंबर है वो क्लोजली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक ही ग्रुप बनाती है लाइंस। इसको हम लोग पास्टन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। ब्रैकेट सीरीज, अब ब्रैकेट सीरीज में हमारे पास ग्राउंड स्टेट आ गई है फोर्थ और एक्साइटेड स्टेट है 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट लाइन में हमारे पास फोर्थ लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा पांचवें लेवल से। ठीक है, पांचवें शेल से चौथे शेल में आएगा तो उसका वेव नंबर जब हम काउंट कर रहे हैं तो 2.45 × 5 मीटर आ रहा है। इसी तरह से जब वो हमारे पास क्या है, जो अगर वो छठे से जंप करके कहाँ पर आता है, चौथे में आता है, तो हमारे पास तब उसका वेव नंबर आ रहा है 3.808 × 5 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेव नंबर बढ़ गया। इसी तरह से इन्फिनिटी में देखें तो मजीद बढ़ गया। अब वेव नंबर जो बढ़ रहा है ये क्लोजली क्या है, लोकेटेड जो वेव नंबर्स का क्या है, ग्रुप है, तो इस वजह से ये एक ही सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज इसको बोलते हैं। अब ये इनका देखें वेव नंबर क्या है, 2, 3, 6, 10⁵, तो ये जो है बहुत कम वेव नंबर है। कम वेव नंबर जब कम है तो इसका मतलब है एनर्जी इसकी बहुत कम है इन स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो लिहाजा ये इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करती है सीरीज। जी, जो लास्ट सीरीज है हमारे पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की वो है पिफन सीरीज। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इसके लिए पांचवा है, छठे से पांचवें में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सातवें से पांचवें में जंप करेगा या इन्फिनिटी से पांचवें में जंप करेगा। ठीक है ना, तो पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन का जो वेव नंबर आ रहा है वो 1.3 × 5 आ रहा है, सेकेंड लाइन का 2 आ रहा है और हमारे पास इन्फिनिटी 4.3 आ रहा है। इंतहाई कम वेव नंबर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, वेव नंबर जब कम है तो इसका मतलब है ये इंतहाई कम एनर्जी की क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, और ये इंफ्रारेड रीजन में क्या करती है, पिफन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है ना, तो हमारे पास मैं आपको बताती चलूँ कि ये एनर्जी जो वेव नंबर हम लोग फाइंड आउट इसलिए कर रहे हैं कि वेव नंबर से हमें असल में उसकी एनर्जी का पता चलता है। वेव नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी की स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। वेव नंबर कम हो तो कम एनर्जी की क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। वेव नंबर का और एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.